तो बच्चों, आज हम फिर से मिल रहे हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक पर। आज हमारा टॉपिक है नुक्ता। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कह दिया था कि आज का हमारा टॉपिक होगा नुक्ता। तो हमने वर्ण विच्छेद पढ़ लिया, अनुस्वार पढ़ लिया, अनुनासिक पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे नुक्ता। ठीक है, नुक्ता कई लोगों के लिए नया शब्द होगा, बिल्कुल ही नया, आज तक कभी सुने नहीं होंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ, आप विश्वास कीजिए कि आप जरूर ये पहली बार सुन रहे हो, लेकिन आप इसका प्रयोग अक्सर करते आए हैं। किताबों में जो लिखा होता है उसमें इसका प्रयोग होता रहा है। आप अगर मेरे कहने के बाद आप अगर किताब खोलेंगे अपनी पिछली क्लास की 6 की, 5 की या 7 की, 8 की, कोई भी किताब खोलेंगे तो उसमें हिंदी की किताब में कोई ना कोई ऐसा वर्ड मिल ही जाएगा जहाँ पे नुक्ता लगा होगा। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि नुक्ता क्या होता है। ठीक है, तो अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि नुक्ता क्या है, ये कौन सी नई चीज है, ये इतना छोटा सा सर बता रहे हैं, इसमें है क्या, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि नुक्ता का आप महत्व कितना होता है ये समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी है। तो मैं टॉपिक पे जाने से पहले इसका इम्पोर्टेंस बता देता हूँ। ठीक है, कि एक नुक्ता लगने से क्या हो सकता है। ठीक है, तो नुक्ता क्या होता है, हम जो अनुस्वार जो होता है ना, कि जो हम शब्द के ऊपर लगाते हैं, है ना, जैसे अंग लिखते हैं तो अ के ऊपर बिंदी लगाते हैं ना, तो अनुस्वार ऊपर लगता है। तो नुक्ता क्या होता है, नुक्ता वर्ण के नीचे लगता है। ठीक है, कैसे, कहाँ लगता है, यहाँ देखिए, ये खुदा है, यहाँ ख के नीचे एक बिंदी लगा है, यही है नुक्ता। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आप इस एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ क्या लिखा है, पहला खुदा, जिसमें ख के नीचे नुक्ता नहीं लगा है, नीचे कोई बिंदी नहीं है, यानी कोई नुक्ता नहीं, ये खुदा लिखा है। खुदा का अर्थ क्या होता है, खुदी हुई जमीन। जमीन खोदते हैं ना, गड्ढा करते हैं ना, उसी को कहते हैं खुदा। जब खुदा लिखा जाए, ख के नीचे नुक्ता ना लगा हो, तो क्या होगा, इसका अर्थ खुदी हुई जमीन। लेकिन सेम स्पेलिंग है और सिर्फ ख के नीचे एक नुक्ता लगा दिया गया, एक बिंदु लगा दिया गया, इसका अर्थ क्या हो गया, भगवान या ईश्वर। तो आप समझ सकते हैं कि एक नुक्ता का लग जाने से अर्थ में कितना बदलाव आ जाता है, कितना चेंज हो जाता है। इसीलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें, ना कि ये बिल्कुल ना समझे कि ये छोटा सा टॉपिक है, इससे 1 मार्क का क्वेश्चन सिलेबस में लिखा गया है, इसलिए हम इसे ठीक से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आज आप 1 मार्क के लिए ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आप अपने जीवन में जब कोई शब्द लिखेंगे तो आप ऐसी ही गलती करेंगे। जहाँ ईश्वर बताना होगा वहाँ आप खुदी हुई जमीन की बात करेंगे, और जहाँ खुदी हुई जमीन की बात करनी होगी वहाँ हम ईश्वर की बात करेंगे। इससे अच्छा है कि हम आज ही इसे ठीक से समझ लें, ताकि पूरी जिंदगी इसका सही से प्रयोग कर सके। तो आइए आपको मैं बताता हूँ कि नुक्ता क्या है। ठीक है, नुक्ता, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहाँ सभी के बदले अभी लिख दिया गया है, माफ कीजिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जो दूसरी भाषा के से लिए गए हैं। ठीक है, हम सबको पता है हिंदी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो दूसरी भाषा से लिए गए हैं, जो हमारी भाषा की नहीं है, हिंदी की नहीं है। जैसे बस हम करते, वो इंग्लिश की शब्द है, हिंदी का तो है नहीं, लेकिन हम ऐसे करते हैं। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है, जिसका प्रयोग हम ऐसे करते हैं जैसे कि वे हिंदी के ही शब्द हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें आदत हो गई है, हम इन वर्ड्स का यूज करते रहते हैं, जिससे लगता है कि ये हमारे हिंदी का ही है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये दूसरी भाषा के शब्द हैं। इन दूसरी भाषाओं से आए शब्दों के सही उच्चारण का यहाँ स्पेलिंग गलत है, च होगा, छ हो गया है। शब्दों के सही उच्चारण के लिए नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो दूसरी भाषा के जो शब्द आते हैं ना, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो हमारे हिंदी के तो शब्द है ही नहीं, तो हमारे हिंदी के नियम के अनुसार वो तो सही से प्रोनाउंस हो ही नहीं सकते। तो इसी तरह दूसरी भाषाओं से आए शब्दों के सही उच्चारण के लिए नुक्ता का प्रयोग आरंभ किया गया। ठीक है, नुक्ता का प्रयोग किया जाने लगा। नुक्ता का प्रयोग मुख्य रूप से उर्दू और फारसी भाषा से आए शब्दों के लिए ही किया जाता है। अब जो नुक्ता का प्रयोग होता है वो मुख्य रूप से किसके लिए होता है, कैसे शब्दों के लिए होता है, जो हमारी भाषा में उर्दू और फारसी भाषा के जो शब्द आए हैं, उनका ऐसे शब्दों के सही उच्चारण के लिए नुक्ता का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, नीचे कुछ शब्द दिया जा रहा है जो दूसरी भाषाओं के हैं और इनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं।
आपको एक चीज, यहाँ एक गलती है लेकिन हम इससे भी सीख सकते हैं। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, अनुनासिक, और अनुनासिक में एक नियम पढ़ा था कि जब भी कोई मात्रा ऊपर लगा हो तो अनुनासिक के बदले हमें क्या लगाना पड़ता है, अनुस्वार लगाना पड़ता है, अनुनासिक नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए गलती हुई है, यहाँ भाषाओं में ओ लगा है, ओ यानी ऊपर एक मात्रा है और ऊपर अनुनासिक भी लग गया है, यानी ये गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए था, अनुस्वार होना चाहिए था। तो हमें हर बात का हर समय ध्यान रखना चाहिए ताकि हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं उसका प्रयोग कर सके अपने फायदे के लिए, ठीक है। तो यहाँ ये भाषा वो गलत है, यहाँ अनुनासिक नहीं अनुस्वार होना चाहिए था, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हैं लेकिन हम उसका हिंदी में प्रयोग करते रहते हैं। जैसे अरबी का शब्द है, अरबी भाषा का कुछ शब्द है औरत। हम जो औरत कहते हैं वो हमारा हिंदी का शब्द है नहीं, वो अरबी भाषा का शब्द है। उसी तरह गुनाह, तकदीर, फरिश्ता, मन्नत, ताबीज, सलाम, कस्बा, किला, बगावत, दफ्तर, अखबार, हिरासत, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। उसी तरह फारसी से भी कुछ शब्द आए, खुदा, खजांची, खुशामद, जमीन, सरकार, सिफारिश, अंगूर, आबाद, आस्तीन, गुलाब, चपाती, जंजीर, दरी, नमक, नाश्ता, पर्दा, प्याला आदि, ठीक है। ये शब्द फारसी के हैं। तुर्की से भी कुछ शब्द आए हैं, तोप, तमगा, दारोगा, बारूद, बंदूक, कुली, बेगम, बहादुर, लाश आदि। उसके बाद फ्रांसीसी भाषा से भी कुछ शब्द आए हैं, फ्रेंच जो कहते हैं हम, रेस्तरां, कूपन, अंग्रेजी, कारतूस आदि। और जापानी से रिक्शा आया है, जो शब्द हम रिक्शा प्रयोग करते हैं वो जापानी शब्द है। और पुर्तगाली से भी कुछ शब्द आए हैं जिसमें गिरजा, पादरी, काजू, पादरी कहते हैं पॉप को, चर्च में जो पॉप होता है ना उसको पादरी कहते हैं, ठीक है। गिरजा कहते हैं चर्च को। गिरजा, पादरी, काजू, चाबी, बिस्कुट, कमीज, तौलिया आदि, ये सब क्या है, ये सब तुर्की भाषा के हैं जो हमारे हिंदी में प्रयोग होता है। ऐसे कई शब्द आज हमें पढ़ने को मिले जो हम आज तक सोचे भी नहीं थे कि ये दूसरी भाषा के शब्द है, हम ऐसे प्रयोग करने लगे हैं, हमें इसकी आदत पड़ गई है कि ऐसा लगता है कि ये हिंदी का ही शब्द है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। क, ख, ग, ज और फ में लगता है। इसके नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसे हम देख सकते हैं। कद, कद, ठीक है, क में नुक्ता लगा है, इसका अर्थ होता है शरीर की लंबाई। दूसरा कद है जिसमें नुक्ता नहीं लगा है, इसका अर्थ होता है कोशिश या हठ। उसी तरह खर, ख के नीचे नुक्ता लगा है, गधा इसका अर्थ होता है जिसको हम गधा कहते हैं। और दूसरा है खर जिसमें नुक्ता नहीं लगा है, उसका अर्थ होता है घास। फिर आता है गरज। गरज में देखेंगे आप कि दोनों में नुक्ता लगा है, ग में भी और ज में भी, ठीक है। इसका अर्थ होता है प्रयोजन। और बिना नुक्ता वाले गरज का अर्थ होता है ऊंची आवाज, ठीक है। तो एक बात मैं यहाँ बता दूं कि एक शब्द में अगर दो ऐसे वर्ण आ जाते हैं, क, ख, ग, ज या फ में से कोई भी दो वर्ण आ जाता है, तीन वर्ण आ जाता है, और अगर उसमें आवश्यकता है नुक्ता लगाने की तो लगता है। ऐसा नहीं है कि एक शब्द में केवल एक ही वर्ण के नीचे नुक्ता लगता है, दो या तीन में भी लग सकता है। और कोई अगर वर्ण आधा लगा है उसके नीचे भी नुक्ता लग सकता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा शब्द है जिसमें आधा ग आ रहा है और उसके नीचे नुक्ता की जरूरत है तो लगाया जा सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर वह आधा हो जाए तो उसके नीचे नुक्ता नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद आता है जन। जन में ज में नुक्ता लगा है जिसका अर्थ होता है पत्नी, और जिसमें नुक्ता नहीं लगा है उस जन का अर्थ होता है लोग। उसी तरह फलक में फ के नीचे नुक्ता लगा है, इसका अर्थ होता है आकाश। बहुत सारे गाने में हम सुनते हैं फलक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह बिना नुक्ता वाले फलक में उसका अर्थ होता है तीर की गासी। इस तरह से कुछ उदाहरण दिए गए हैं, और आप अगर पुस्तक है या गूगल पे सर्च करेंगे तो ऐसे ढेर सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप उनको पढ़कर समझ सकते हैं, ठीक है। जब भी नुक्ता नहीं लगता है तो वो रफ प्रोनाउंस होता है, और जब नुक्ता लगता है तो वो सॉफ्ट प्रोनाउंस होता है, ठीक है। ये अंतर है दोनों में, आप इसे याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ लगता है, ख, ज
और फ के नीचे नुक्ता लगता है। ठीक है, आप इसे याद रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आप जब तक प्रैक्टिस करेंगे तभी तक ये आपको याद रहेगा। जब आप प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो आप भूल जाएंगे, इसीलिए इसे प्रैक्टिस करते रहिए। जब भी किसी किताब को पढ़िए तो आप ये ध्यान रखिए कि कहाँ नुक्ता लग रहा है और क्यों लग रहा है। ठीक है, और आप समझ जाएंगे कि वो जो शब्द है जहाँ नुक्ता लगा है वो दूसरी भाषा के हैं, वो हिंदी के नहीं है। तो आशा करता हूँ कि मैं नुक्ता ठीक से समझा पाया हूँ आप लोगों को। आप इसे समझिए, जो समझ में ना आए आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा और आप इसे समझकर आगे बढ़िए। हम अगली वीडियो में एक दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे जो सिलेबस में होगा, उसके हिसाब से हम आगे जाएंगे। तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और पढ़िए, समझिए। धन्यवाद। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।